साथ अब एक लॉन्ग टर्म की बातचीत करने के लिए पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स के फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ी हैं। पुनीता जी, गुड मॉर्निंग। पुनीता जी, पहले बात करते हैं मार्केट के लिए जो एक बड़ा ट्रिगर आज है ग्लोबल मार्केट के लिए, फेड का डिसीजन। हर कोई मान के चल रहा है कि एक हॉकिश 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट। आपका क्या अजम्पशन है यहाँ पर, और ये मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंस रहेगा आगे जाते हुए? तो अभी जो मार्केट्स में एंटिसिपेटेड है कि एक रेट कट आज आएगा, पर उसके बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन पे नज़र रखनी ही पड़ेगी। यूएस में जो इन्फ्लेशन है अभी भी एकदम कंट्रोल में नहीं आई है। तो अभी रेट कट होगा, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा जो डेटा है वो वीकनेस शो कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में स्पेशली। बट उसके बाद कहना मुश्किल है, और अगर कमेंट्री पे डिपेंड करेगा मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुकी हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी उसमें एंटिसिपेटेड है। तो जो कमेंट्री अगर आ जाए थोड़ी नेगेटिव, तो उससे मार्केट्स में रिएक्शन आ सकता है, और वैल्यूएशंस भी जो है यूएस मार्केट्स की, स्पेशली जो टेक नेम्स में और सर्टेन सेक्टर्स में, वो भी काफ़ी हाई चल रही है। ओके। इस समय एक स्पेस जहां पर बड़ी रैली हो रही है वो है मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स में तो खास तौर से। यहाँ पर आपका क्या व्यू है? क्या फेड की इस डिसीजन के बाद भी ये रैली कंटिन्यू कर सकती है? तो ये रैली मेरे हिसाब से एक स्पेशली प्रेशियस मेटल्स में तो एक डिफेंसिव ट्रेड है यूएस डॉलर के कॉन्ट्ररी जो चल रही है, और अगर फेड रेट कट्स होंगे तो उसमें इस सेक्टर को थोड़ी और बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि टिपिकली जब रेट कट्स होते हैं यूएस डॉलर में थोड़ी वीकनेस आती है, और कमोडिटी सेक्टर्स उस सिचुएशन में बेटर करते हैं। तो ये ट्रेड जो है अभी एक कंसेंसस व्यू बन रहा है। ऑफ कोर्स गोल्ड एंड सिल्वर तो बहुत चढ़ चुके हैं, बट बाकी मेटल्स भी हैं जिनमें इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, तो लोग अदर मेटल्स को भी देख रहे हैं। पुनीता जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। इंडियन मार्केट की प्लेसमेंट को लेकर मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। अभी तक एक काफ़ी समय हो गया है, ठीक है, कभी कभी एफआईएस की थोड़ी बहुत बाइंग आती है, इमर्ज होती है, बट एक डिसाइसिव बाइंग नहीं आ रही है, वो एक ट्रेंड में तब्दील नहीं हो पा रही है। मैम, क्या आई मीन ग्लोबल मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स की प्लेसमेंट, हमारे वैल्यूएशंस क्या एक्सपेंसिव लग रहे हैं आपको इस प्राइस पर भी, इसीलिए वो बाइंग अब तक ट्रेंड में तब्दील नहीं हो पाई है? नहीं, आई डोंट थिंक कि इसलिए बाय नहीं हुई। बेसिकली जो एआई ट्रेड चल रही है ग्लोबली, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग के इतनी एआई इनोवेशन, एआई लिस्ट कंपनीज जो कि लिस्टेड है, उनमें कोई एआई सिग्निफिकेंट अर्निंग्स कंपोनेंट नहीं है, जैसे कि यूएस एंड ताइवान एंड कोरिया में है। तो अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स चले हैं वर्ल्ड में, वो हैं जिनमें एआई कंपोनेंट है। तो उसमें यूएस कंपनीज़ भी हैं, उसमें ताइवानीज़ कंपनीज़ बहुत कई सारी बहुत अच्छा करी हैं, और कोरियन कंपनीज़ भी करी हैं। इंडियन आईटी सर्विस सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हमारा जो एआई इनोवेशन उन सेक्टर्स में है, उस लेवल पे नहीं है, जो कि ताइवान, कोरिया में है। और इसलिए बहुत सा स्केप्टिसिज्म बिल्ड हो गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के माइंड में, कि इंडिया जो है ये फ्यूचर के जो एआई बेस्ड ग्रोथ है कंट्रीज में, इंडिया उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा, और इंडिया में इनोवेशन वीक है। और अगर आप पास्ट फ्यू इयर्स की वैल्यूएशंस देखें, मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म की थी, तो वैल्यूएशंस भी हाई हो गई थी। मैं कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ में बात कर रही हूँ, उनको मैंने एक आप मनी कंट्रोल के लिए एक आर्टिकल भी लिखा था कि इंडिया जो है उसकी वैल्यूएशंस, अर्निंग्स ग्रोथ, अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अब काफ़ी डिफेंसिवली पोजीशन्ड है। अगर एआई ट्रेड में कुछ भी रिस्क आए, तो इंडिया उसके लिए एक डिफेंसिव ट्रेड रहेगी। पर जब मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स बाकियों से बात करती हूँ, वो लोग अभी कन्विंस्ड नहीं है कि इंडिया जो है फ्यूचर के लिए रेडी है, स्पेशली इन दिस एआई ड्रिवन वर्ल्ड, और वो अभी भी इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज को लेके भी थोड़े कंसर्न रह रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक काफ़ी कुछ जो फॉरेन इन्वेस्टर का आउटफ्लो रहा है, वो लार्जली एआई बेस्ड
lack of AI in India and valuations high, उस पे कंसर्न है। पर अगर आप अब वैल्यूएशंस देखें तो इंडिया की जो वैल्यूएशंस है लॉन्ग टर्म एवरेजेस पर आ गई हैं, इतनी एक्सेसिव भी नहीं है। बाकी कंट्रीज की वैल्यूएशंस के हिसाब से इंडिया अब ठीक लगने लगा है। और हमारे अपने पैरामीटर्स, इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी क्रेडिट ग्रोथ पिक हो रही है, जीडीपी ग्रोथ नंबर्स ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आरबीआई ने इनफ लिक्विडिटी भी प्रोवाइड की है। तो उससे आई थिंक 2026 इंडिया के लिए बेटर होना चाहिए। आपका टेक मैम बैंक्स और एनबीएफसीज पे क्या है? आई मीन हमारी हर रैली उसको फाइनेंस और हिस्टोरिकली अगर आप देखें उसको स्पॉन्सर बैंक्स करते हैं, एनबीएफसीज करती हैं। इस बार भी वैसा ही हुआ, बट इस बार एग्रेशन पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा था। इस पर आपका टेक क्या है? तो वैल्यूएशंस पीएसयू बैंक्स की तो बहुत अट्रैक्टिव थी, और जैसे कि आरबीआई ने भी इनफ लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है मार्केट्स को, क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो रही है, इकोनॉमिक नंबर्स भी अच्छे हैं। तो इन कंडीशन में और हमारे जो बैंकिंग, अगर आप वैल्यूएशंस देखें लास्ट 10 इयर्स एवरेजेस पर बैंक्स फाइनेंशियल सेक्टर की जो वैल्यूएशंस है अभी भी बिलो 10 ईयर एवरेजेस हैं, और जो कई सारे अदर सेक्टर्स हैं उनकी अभी भी अबव 10 ईयर एवरेजेस हैं। तो रिलेटिव वैल्यूएशन हिस्टोरिकल बेसिस पे बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ और पिकअप हुई तो इस सेक्टर में थोड़ी और बेनिफिट आ सकता है। नाउ ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक्स काफ़ी रैली कर चुके हैं, तो बाकी ये स्पेस काफ़ी ब्रॉड है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, एनबीएफसीज भी हैं, फिनटेक्स भी हैं जो कि काफ़ी वीक रहे हैं। तो इन सब एरियाज में अगर अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पुनीता जी, मुझे पता नहीं आपने रिसेंट मूव्स देखे हैं या नहीं, लेकिन ईएमएस स्पेस में काफ़ी करेक्शन आई है। डिक्सन, केन्स तो खैर आधा हो गया अपने हाई से। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू है इन स्टॉक्स पर? मैंने इस स्पेस पे अभी लेटली इतना ध्यान नहीं दिया, बट जनरली जो है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें अभी भी कैपेसिटी थोड़ी हाई है और कंजम्पशन ऑफ टेक इतना नहीं हुआ था। तो अब धीरे धीरे जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो रही है, तो इस सेक्टर में थोड़ा बेनिफिट तो आना ही चाहिए। अच्छा मैम, ये गोल्ड पे आपका टेक क्या है? आई मीन CY26 के लिए बहुत हाउस व्यूज ऑलमोस्ट $4600-4800 की बात कर रहे हैं। आई मीन सिंपली मीन्स 10 to 15% फर्दर अपसाइड इन गोल्ड है। आपका टेक क्या है इस पर, गोल्ड सिल्वर पर? गोल्ड एंड सिल्वर जो है एक हेज है एक तरफ का, वेदर इट इज काउंटर टू यूएस डॉलर, टैरिफ कंसर्न्स, ट्रेड वॉर्स, जियोपॉलिटिकल। सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एसेट क्लास। तो ये जो एसेट क्लास है एक डिवर्सिफिकेशन की तरह से देखना चाहिए। और क्योंकि जैसे जैसे मार्केट्स में भी नैरोनेस बहुत है, आप यूएस में भी देखिए जो रैलीज हुई हैं वो बहुत नैरो रैलीज हुई हैं, जो कि एआई टेक इन एरियाज में हुई हैं ज़्यादा और बाकी में नहीं हुई। और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी पूरी तरह से सेटल नहीं हुई, टैरिफ ट्रेड डिस्प्यूट्स अभी भी चल रहे हैं। एंड इन सब के कारण जो है सिल्वर गोल्ड एक डिफेंसिव ट्रेड, एक एसेट क्लास अपना इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं। और जब तक ये बाकी सिचुएशंस पूरी तरह से सेटल नहीं हो, ये एक एसेट क्लास बनी रहेगी मेरे हिसाब से, जिसमें इन्वेस्टर्स हेज करके इन्वेस्ट करेंगे ही। बट वो अभी क्योंकि इतना चढ़ गए हैं, तो इसके लिए एक वैल्यूएशन एनालिसिस जैसे कि हम कर सकते हैं। ग्रोथ तो कोई है नहीं, जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनीज में रियल एसेट्स में ग्रोथ रेट्स वगैरह देख सकते हैं, उतना इसमें नहीं देख सकते। बट उनकी जो अंडरलाइन कंपनीज हैं, जैसे कि गोल्ड माइनर्स हैं, सिल्वर माइनर्स हैं, जो इंडिया में नहीं है पर ग्लोबली अवेलेबल है, उधर अर्निंग्स ग्रोथ के बेसिस पे उन स्टॉक्स में अभी भी थोड़ा बेनिफिट आ सकता है। पर इंडिया में जो है द वे टू प्ले गोल्ड एंड सिल्वर, इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। ओके, मीनवाइल शुक्रिया पुनीता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए।